अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो ख़त लिखा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं जो जुडिशल मैटर्स में इंटरफेयर कर रही हैं और डिज़ायर्ड जो रिज़ल्ट हैं या डिज़ायर्ड वर्डिक्ट हैं उसके लिए वो पुश अराउंड कर रहे हैं जजेस को। उसके बाद से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं काजी फैज़ ईसा साहब प्राइम मिनिस्टर से मिले। जुडिशल कमीशन उसके बाद फॉर्म होता है। फॉर्मर रिटायर्ड चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब उस कमीशन के सरबराह बनते हैं। बाद में वो माजरत कर लेते हैं। उनकी माजरत के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर स्टेप इनटू दिस जो कंट्रोवर्सी, और उसके बाद सुओ मोटो लेती है सुप्रीम कोर्ट और फिर 7 मेंबर बेंच बनता है। 7 मेंबर बेंच इसको सुनता है और आगे इसकी हेयरिंग को डेफर कर देता है अप्रैल 29 पे। लेकिन मीनवाइल जो सिलसिला शुरू होता है धमकी अमेज खतों का, जो कि एक जिसे कह लें कि ना रुकने वाला एक सिलसिला है, जो हम देख रहे हैं कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को धमकी अमेज खत मिले, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट, आज भी लाहौर हाई कोर्ट के एक और जज को धमकी अमेज खत मिला है। तो ये एपिसोड, ये मामला कहाँ जाके रुकेगा, जिसे कह लें कि इस ऑल अबाउट सीम्स टू बी अ गेस वर्क। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आफ्ताब बाजवा साहब। बाजवा साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी बाजवा साहब, ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? धमकी अमेज खतों का मामला कुछ और था, ये धमकियां वाला मामला शुरू हो गया। मैं आपके प्रोग्राम इस बात पे आने से पहले एक बात करूंगा। जी जी। ये जो नारा है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मेरे चचा के कमरे में 1945 में बना था। राइट। फिर मेरे चचा के कजन, वालों के कजन 9 जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहाँ कैद आजम साहब को दावत दी, मेरे चचा को वहां गए। तो कैद आजम ने फरमाया कि इस नारे ने पाकिस्तान की असल बुनियाद रख दी है। सही। रमजान को हमारा पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का मतलब क्या रहा चला। अब ये जो लेटर लिखा था मैं आपको साफ बता दूं, 75 साल के बाद ये पाकिस्तान नए सिरे से जो है वजूद में आया है। इस लेटर ने पाकिस्तान की एक मजबूत बुनियाद दी है। इसने वो अदारे नंगे किए हैं जो 75 साल से आम आवाम एस्टैब्लिशमेंट और जो ब्यूरोक्रेसी है, इसने जिस तरह हमारे मुल्क को फूटा है और सियासतदानों के साथ मिलकर गरीब आवाम का जीना जो है हराम कर दिया। जी जी। बाजवा साहब, इसमें ये बताइएगा कि अभी तो जो इन्वेस्टिगेशन होनी है, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि मैं इसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करूंगा। एक तो वो अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पे देखेगी। ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना टाइम क्यों ले लिया? 29 अप्रैल तक ये हेयरिंग डेफर कर दी और साथ में ये अंदिया भी दिया कि इसमें हम फुल कोर्ट बनाएंगे। जी, मैं आपको बताता चलूं, ये जो एजेंसियां जितनी भी हैं उनका मिनिस्टर जी जी। एजेंसियां धमकी देंगे हमारे जजेस को। अब क्या उन एजेंसियों का जो बड़ा है, जो उनका सरबराह है, वो इसकी तहकीकात करेगा या कमीशन बनाएगा या इसकी इंक्वायरी करवाएगा? ये हम वकील नहीं मानते इसको। दूसरी बात, जो बेंच बना था, हमने पहले दिन ही कह दिया था जब कमीशन बना, हम ये तसद्दुक जिलानी साहब को मैं डॉक्टर पर जानता हूँ, वेरी डेथ ऑनेस्ट आदमी है, वो ये कमीशन का मेंबर नहीं बनेंगे। क्योंकि जो टीओआर बनते हैं कमीशन एक्ट के तहत 1961 के तहत वो हुकूमत बनाती है, उन टीओआर के बाद वो कमीशन नहीं जा सकता। जिस वजह से तसद्दुक जिलानी साहब ने इनकार कर दिया है कि मुझे ये भी इख्तियार दिया जाए कि मैं अपनी तौर पर जो भी तहकीक करना चाहूँ कर सकूँ। जिसमें हुकूमत ना मानी, उन्होंने फिर कमीशन का सरबराह बनने से इनकार कर दिया। दूसरी बात, जो डेफर किया है केस, ये असेंबली के अंदर कोई ना कोई इसमें अमेंडमेंट करवाएंगे। अमेंडमेंट की रोशनी में जहां पे एजेंसियों को कोई ना कोई जो है वो ऑफर मिल सके। ये सिर्फ और सिर्फ जो डेफर इतना लंबा किया गया है, वरना ऐसे केस कभी देर में डेफर नहीं होते। लेकिन असेंबली के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ करना चाहते हैं मेरी राय में, और ये जरूर करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। एजेंसियां हर वक्त, आपको याद होगा जनरल बाकरा की एक्सटेंशन का मामला जब सुप्रीम कोर्ट ने भेजा पार्लियामेंट के अंदर, तो ये सारे सियासतदान जो इवन नून लीग वाले जो गालियां निकालते थे जनरल बाजवा को, उन्होंने भी जनरल बाजवा को वोट दिया था। जी, वो इसलिए वोट दिया था उन्होंने कि वो नवाज शरीफ साहब को फिर उन्होंने लंदन भेजा ना, वो डील के तहत ही हुआ ना मामला। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। आप भी कोई अमेंडमेंट ऐसी लाएंगे पार्लियामेंट से जिससे जो है
वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम बुखला चुके मैदान में निकल आए हैं और इंशाअल्लाह आईने पाकिस्तान और दस्तूर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हम आईने पाकिस्तान के सिपाही हैं बुखला, और आगे हैं मैदान में और निकल पड़े। आप सिर्फ रमजान जी का 4-5 दिन रह गए, इंतजार कर लें, आप देखेंगे इंशाअल्लाह मुल्क के हालात बदले होंगे। बिल्कुल आफ्ताब साहब, लेकिन इसमें आपके जो लायर कम्युनिटी है वो एक पेज पे नजर नहीं आती। आपके सामने ही है जो कुछ इसमें मतलब सारी बात ने ये तो जरूर कहा कि इसको थॉरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और जुडिशरी की आन पे जिसे कह लें कि कोई मतलब इसकी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना ना सिर्फ जजेस बल्कि लायर्स इन दोनों का मुतफिका कह लें या तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने यूनिटी उस तरह उस लेवल की नहीं है जो हमने इफ्तिखार चौधरी साहब की रेस्टोरेशन मुहिम में देखी थी। मेरे भाई मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। जी यही ऐसा उस वक्त भी इफ्तिखार चौधरी तहरीक में हमारे पास नहीं थे। ये एस्टेब्लिशमेंट के टॉप है। वकील इंडिपेंडेंट होता है, हर वकील एक लीडर है, उसको पता है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, अच्छा हमारे जजों के साथ क्या हुआ, जजों ने जिस हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया है हमने उसका साथ देना है। और आने वाले वक्तों में अगर जुडिशरी मजबूत होगी तो बुखला मजबूत होंगे, बुखला मजबूत होगी, मुल्क मजबूत होगा। और इंशाअल्लाह ये 75 साल से जो एक सिलसिला रूट मार कर चला आ रहा है, तुम ले लो तुम ले लो तुम ले लो, आ काम तुम करो, आ तुम करो, आ तुम करो, ये हमें एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियां इन सियासतदानों को पूरी गिरफ्त में है। इनके सियासतदान एजेंसियों की गिरफ्त में है। वो इनको इस्तेमाल करने के लिए, अपना माल बचाने के लिए भी इनको इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा आपको वक्त नहीं रहा, मैंने आपसे अर्ज की है कि 6 दिनों का लेटर इस मुल्क की एक नया पाकिस्तान बनाने की बुनियाद रख चुका है। राइट। और आफ्ताब साहब इसमें जो है काजी फैज ईसा साहब का रोल आपको कहाँ नजर आ रहा है? सर मैं एक गुजारिश करता हूँ, जी जी, हमने एक ट्विटर में हमारे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी पे आता था, जी हमने इफ्तिखार को दोबारा चीफ जस्टिस को ट्विटर आगे बढ़ा दिया था। ट्विटर मुंह छुपाता पीता था, जब रिटायर हुआ था पूरी दुनिया में उसको जगह नहीं मिली, फिर बाद में उसका जनाजा ही आया था। आप इसी तरह देख लेंगे बाकी लोग, आप जरा बाजार देख लो, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है पूरी दुनिया में। कैसे गालियां खा रहा है, कहीं लोग थूक रहे हैं उसके मुंह पे, तो कुछ कर रहा है कुछ कर रहा है। यही बात मैं काजी फैज साहब आमिर फारूक को बता दूं, कल को जब आपने रिटायर होना आपका भी यही हाल होगा जो आप करते हैं। और काजी फैज साहब को साफ मैसेज चला गया है वोकला का, वोकला आपके साथ नहीं है, आप हमारे आईने पाकिस्तान के चीफ है, हम आपके सिपाही हैं। जब आपके साथ सिपाही नहीं होंगे तो ये चीफ क्या करेगा? ये आप जो करना है हम बुखला में करना है, बाकी रही बुखला की कोई तकसीम नहीं है। अभी 5 मिनट पहले आपके प्रोग्राम में कर रहा हूँ, मेरे से आसमान जहांगीर के बहुत सीनियर लोग उठ के गए हैं, वो हाथ जोड़ रहे हैं खुदा के लिए मुल्क को बचाया जाए, सब इकट्ठे हो जाए, हम सब इकट्ठे हैं एक प्लेटफॉर्म पे। ये आदम से तारा बातों में दाखिल नहीं हो सकते। इनकी क्या औकात है हमारे सामने? हम इनको नहीं मानते, ये एस्टेब्लिशमेंट के डाउट है। हम वकील एक प्लेटफॉर्म पे हैं लॉ के लिए, आईने पाकिस्तान के लिए। राइट। और इसमें बाजवा साहब ऐसा भी तो मुमकिन है कि 29 अप्रैल को काजी फैज ईसा साहब फुल कोर्ट बना दें, और अगर फुल कोर्ट बन गया तो उसके बाद तो उसका डिसीजन मेरा ख्याल सबको एक्सेप्टेबल होगा। देखिए जब फुल कोर्ट बनेगा काजी साहब उसके हक नहीं बन सकते, मंसूर शाह उसका हक नहीं बन सकता। उन दोनों के अलावा जो बनेगी कोर्ट वो काजी को खुद होगी, क्योंकि काजी फैज ईसा तो खुद पार्टी है केस में। एक दिन तो उसने इस हद तक जजों को गिरो मत कहो, जब कोई जज अपना माइंड ओपन कर देता है तो वो केस नहीं सुन सकता, कानून ये कहता है। दूसरी बात 2023 में भी काजी फैज ईसा को इस बात का इल्म था, उस वक्त एक्शन लिया, अपने ऊपर को मसला आता था, जुडिशियल काउंसिल में जाने से पहले लेटर पब्लिश करता था सोशल मीडिया पे। आज का सोशल मीडिया को कहता है ये बुरे लोग हैं, इस सोच के साथ ये आजकल हमारे साथियों को बुला के शुरू करती है। इससे जब तुम लेटर लिखते थे तुम्हारे लेटर पब्लिश होते थे, आम होते थे, उस वक्त साथी अच्छे थे। लेकिन अब हर आदमी को अकल समझ और मुल्क के पाकिस्तान के लिए सोचना होगा कि हमें किस तरफ ले जाया जा रहा है। आपको याद होगा एक बहुत बड़ा जर्नल था, बड़ी दो हाथ करने के बाद अपने मुल्क में आया, लोगों से एक ही बात उसने पूछी थी, आपको इंसाफ मिल रहा है? उसने कहा मैं कभी दुनिया में शिकस्त नहीं खाऊंगा, मैं पूरी दुनिया पता कर सकता हूँ। तो लिहाजा जब अपने ही अदारे, हमारे ही वॉचिंग डॉग, हमारे ही चौकीदार, हमारे ही जजों की फिल्में बनाई इस मुल्क का होगा, फिर हम तो राइट। और बाजवा साहब आखिरी क्वेश्चन इसमें ये कि आप बुकला को रोड पे देख रहे हैं इस सारे उसमें ड्राइव में, इस सारी कैंपेन में ईद के बाद? जी बिल्कुल। देखिए
तहरीक चलने से पहले मीटिंग्स होती हैं, उसके कुछ असूल बनाए जाते हैं, कुछ अपनी लीडरशिप को सामने लाया जाता है। जो हमारी पुरानी लीडरशिप है वो उनको भूल चुके थे ना, 2007 वाली लीडरशिप को भूल जाएंगे। नई लीडरशिप आगे सामने आ रही है और इंशाल्लाह वो ऐसी लीडरशिप होगी, याद रखेंगे सारी एजेंसियां हमारे, एक दफा उनको हम सबक सिखा देंगे। इस मुल्क के अंदर सिर्फ आइन और आइन में पाकिस्तान का ही वो अदारे को अपने हदूद में रख के काम करना होगा। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैली है, दहशतगर्द शरेआम कर रहे हैं और एजेंसियां लगी हुई हैं, हम वकीलों के पीछे, जजों के पीछे, उनके घरों के और उनके बेडरूमों की फिल्में बना रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि इनका काम क्या है। इन्होंने मुल्क की हिफाजत करनी है एजेंसियों ने, ना कि इन्होंने हमारी ब्लैकमेलिंग करने के लिए अपना जो है वो जो है वो जो इनका क्या कहते हैं उसको, इनका ही फायदा बचा रहे। ये याद करें मुशर्रफ की डेड बॉडी किस तरह जमीन ख्वारों के पास सामने आई, जनरल बाजवा के साथ क्या दुनिया में से होता है। ये बात मैं काजी फैजीसा को और फरूक और आसम नदीर को ये ऐसे कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए इस मुल्क का सोचो। कानून के तहत रहते हुए हम अपनी फौज की इज्जत करते हैं, हम अपनी फौज के साथ हैं। 1965 की जंग में लोग डंडे लेके निकल आए थे, हथियार नहीं तो डंडे लेके फौज दुश्मन के साथ लड़ने के लिए आए थे। आज मोदी कहता फिरता है कि मैंने पाकिस्तान को एक ऐसा तड़का लगाया है जो उसी में से नहीं निकला। आज दुश्मन के ये साथ इंतहाई अफसोस के साथ ये हमारी एजेंसियां जाए अपना काम करें बाहरों में जाके। हम जा रहे हैं, हमारा मुल्क जा रहे हैं, आवाम जा रहे हैं, जिसको मैंडेट आवाम दे कोई आएगा। राइट। बहुत शुक्रिया आफ्ताब बाजवा साहब आपके टाइम का और योर वैल्यूएबल कमेंट्स का। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे जो आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, मरीम नवाज साहब ने प्रिजाइड ओवर किया उसे, और बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज को वहाँ पे हाईलाइट किया है, डिस्कस किया है, वो हम ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि एपेक्स कमेटी का आज इजलास हुआ है, मेडन इजलास था, पहला इजलास था मरीम नवाज साहबा की चीफ मिनिस्टरशिप जिसे कह लें कि ऑफिस एस्यूम करने के बाद। इसमें लाहौर के कोर कमांडर सैयद आमिर रज़ा साहब और सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स भी मौजूद थे। मीटिंग काफ़ी डिटेल में हुई, सिक्योरिटी मैटर्स प्राइम फोकस था और नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो है वो बात हुई। नेशनल एक्शन प्लान आपको पता है कि ये बना था 2014 में, जब दहाई जिसे कह लें कि ट्रैजिक इंसिडेंट ऑफ APS हुआ था। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना और फिर जिसे कह लें दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए एक पूरे कंक्रीट फार्मूले पे कह लें या पूरे एक स्पॉट ऑन किस्म के स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने और इसको टेक ऑन किया। दहशतगर्दी अभी भी जारी है, जाहिर है ये एक कॉन्टीन्यूस काइंड ऑफ मेनस है जिसको हमने रूट आउट करना है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ। हमारे साथ जुड़े हैं रमीज़ खान, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रमीज़, वेलकम टू द प्रोग्राम। आज की मीटिंग में टेररिज्म मेन फोकस था, लेकिन फिर डिविएट हो गया। डाइवर्जन किस पे आई जब मरियम साहबा ने फिर से May 9 की बातें करना शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि जो TTP जो दहशतगर्द तंजीम है, बैंड है, वो काम ना कर सकी जो PTI ने कर दिया। और फिर अगेन मुल्क के अंदर वो कहते हैं कि जी के लोकल सरमायादार और फॉरेन इन्वेस्टर दोनों आने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि इंस्टेबिलिटी है और ये इंस्टेबिलिटी कास्ट की है PTI ने। तो भाई ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी, प्योरली अ मीटिंग ऑफ ऑन द इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी है। तो मुझे बताएं कि हर जगह PTI क्या PTI फोबिया हर तरफ हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहे सेंटर की हो, पंजाब की हो, PTI से निकलना नहीं इन्होंने भाई। देखिए साहब, और उनके संजीदा हकों को सवाल के हवाले से अब सोचना पड़ेगा कि उनके सिक्योरिटी मैटर्स को क्या हम पॉलिटिकल मैटर्स के साथ इंटैंगल कर सकते हैं। इतनी संजीदा प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी गैर संजीदा गुफ्तगू भरती थी। अगर भाई जहाँ के हैसियत से उस मीटिंग में ब्रीफ करते कि जनाब May 9 के अगर दहशतगर्द थे तो हुकूमत ने कौन सा एविडेंस रख के उनके खिलाफ सजाएं दिलवाई हैं, क्यों केस को आगे मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा रहा। अगर वाकई दहशतगर्द कि एक ऐसा आदमी या ऐसी शख्सियत जो कि दहशतगर्दी को पॉलिटिकल एक्टिविज्म के साथ या पॉलिटिकल एडवेंचर के साथ जोड़े, तो उसको फिर आप ऐसे अहम पोर्टफोलियो पे बिठा के अपने मुल्क के लिए कोई अच्छी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उसके साथ जोड़ना बेवकूफी होगी, हमाकत होगी। ये पूरी हुकूमत जिस तरह से बनी, जिस तरह से चलाई जा रही है,
ये मेरा ख्याल किसी से बात रखी चुकी नहीं है। लेकिन टू हैव रिड्यूस्ड हिज स्टैचर एंड टू हैव रिड्यूस्ड सच एन इंपॉर्टेंट मीटिंग फॉर पॉलिटिकल पॉइंट्स फॉर इट वाज बियॉन्ड सैड। बहुत बड़ा दुख की बात थी आज, बहुत अफसोस के साथ हमने ये चीज देखी, और मैंने कहा दुनिया ने भी नोटिस की होगी कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को थ्रॉटल करने के लिए उसकी कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं। ये कंपैरिजन उन्होंने तब भी ड्रॉ किए थे जब ये वाकया हुआ था और ये सेंटर में हुकूमत में बैठे थे और या उसके बाद इलेक्शन मोड में गए थे। लेकिन अब इन्होंने हुकूमत आगे 5 साल चलानी है और उसी पॉलिटिकल पार्टी को जिसको आज ये दहशतगर्द कहते हैं उसको भी साथ लेकर चलना है, क्योंकि मैंडेट उनका है। ये तो चोरीशुदा मैंडेट पे बैठे हैं। चले रमीज साहब, अगर हम मान भी लें कि चलें चोरीशुदा मैंडेट है, गवर्नमेंट तो इनकी है और ऑपोजिशन में सेंटर में भी मतलब 90+ पीटीआई की एमएनएज हैं, पंजाब में 100+ इनके एमपीएस हैं। ओनली अपोजिशन इन द पंजाब इज पीटीआई, जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से रजिस्टर्ड है। जाहिर है उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उनसे काजी फैज ईसा साहब ने बल्ले का निशान छीन लिया था तो उनको इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा। और अगर आप ये देख लें केपी में इनकी गवर्नमेंट है, तो मुझे ये बताएं कि इन्हीं से, जैसे आप बता रहे हैं कि इन्हीं से ही बात करनी है, लेकिन एपेक्स कमेटी जो कि प्योरली एक मतलब आप लाहौर के कोर कमांडर वहां पे मौजूद हैं, पूरे मिलिट्री लीडरशिप मौजूद है वहां पे, मीन प्रोविंशियल एंड प्रोविंशियल लेवल की, तो वहां पे आप सिक्योरिटी के अलावा तो दूसरी बात आप कर ही नहीं सकते। वहां पे भी आप, चूंकि आपका लाइव कट चलना था, कोई 40 मिनट ये लाइव कट चला है तमाम चैनल्स ने, तो वहां पे आपने फिर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना क्यों जरूरी समझते हैं? मुझे तो लग रहा है कि बाकी मैं एग्रीइंग योर पॉइंट, लेकिन बिसाइड्स दैट मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा फोबिया हो गया, पीटीआई फोबिया। सारी सियासत रिड्यूस होकर रह गई है इमरान खान और पीटीआई के गिर्द, उसके अलावा लगता है सियासत कुछ है ही नहीं। नून लीग ने भी अगर जिंदा रहना है तो इन्हीं का ही नाम उनको चाहिए। देखिए इसमें एक हकीकत ये है, शायद उसको और उस बात को एक्नॉलेज करना मेरे रास्ते मुश्किल होता है, लेकिन इस मीटिंग के 2 फरीक थे, एक हमारी फोर्सेस और दूसरे हमारी पॉलिटिकल लीग। तो कहते हैं इट टेक्स 2 टू टैंगो। ये खाली पीएमएलएफ की मंशा से ऐसी बातें नहीं हो सकती, इतने सीरियस प्लेटफॉर्म से मुमकिन नहीं है कि मरीम नवाज इतनी नॉन सीरियस बातें कर जाए। लेकिन इस बात को फर्दर एक्सप्लोर करने के बजाय मेरे ख्याल अगर आप फोकस अपना इस तरफ रखें कि पीएमएलएफ ने आज की ये जो पूरी हम मैसेजिंग देखी है, ये मीडिया ऑप्टिक्स क्रिएट किए हैं, उससे कम से कम चले शुक्र करना चाहिए मुझे और आपको। एक चीज तो देखी कि इस हुकूमत का काम हुकूमत करना नहीं है, इस हुकूमत का काम सिर्फ सियासत करना है। वरना अगर हुकूमत का काम हुकूमत करना होती तो शायद मरीम नवाज बिल्कुल इसको ऑन एयर ना जाने देती, कभी भी इस तरह की मीटिंग के मामला को पब्लिकली नहीं डिस्कस किया जाता। ये मीडिया पॉइंट स्कोरिंग के लिए या वन अप शिफ्ट के लिए इस तरह की मीटिंग नहीं होती हैं। आपके मुल्क जो है वो बड़े संगीन मामला से, बड़े संगीन मसाइल से गुजर रहा है। वी आर सीइंग एन अपटिक इन टेररिज्म केसेस। उसको टैकल करने के लिए पंजाब कितना तैयार है, पंजाब की खिचड़ी को आपको किस तरह अलाइन करना है, आज ये चीजें डिस्कस। बिल्कुल यहीं पे आप कीजिएगा। मुझे याद आ गया, अगर आप देखें 2016 में डॉन लीग से हुआ था, इफ यू रिमेंबर, वो भी प्राइम मिनिस्टर का, अगर वो भी काइंड ऑफ एपेक्स कमेटी फेडरल लेवल पे ले जाए, मतलब आपकी गवर्नमेंट और मिलिट्री लीडरशिप इनके दरमियान मीटिंग थी, और मीटिंग के बाद में जर्नलिस्ट ने उसके जो क्या हुआ उस मीटिंग में, उसके कंटेंट जाहिर है इन द फॉर्म ऑफ द स्टोरी उसने पब्लिश कर दिए। बाद में वो एक स्कैम बना, वो कोर्ट में भी गया, सारा कुछ आपके सामने ही है। तो सिमिलरली एपेक्स कमेटी की मीटिंग आप कैसे पब्लिक करेंगे भाई? ये सिक्योरिटी रिलेटेड और अदर वे अराउंड एक मतलब अब आप खुद से इसको लीक कर रहे हैं, मतलब ये कोई कुछ सेंस मेक करती है? आप बाकी कोई पॉलिटिकल नेचर की मीटिंग है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव है, से आप एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर कर रहे हैं, आप उसे ओपन कर देते हैं जी ये इस पे हम बात करें। प्योरली सिक्योरिटी मीटिंग जिसमें मिलिट्री ऑफिसर्स भी शामिल हैं सारे, तो आपको तो चाहिए नहीं कि उसको मीडिया की जीनत बनाए, मतलब लाइव कट करें, सारा कैमरा की आई के सामने आप वहां पे बात कर रहे हैं और चीजें चल रही हैं। गुफ्तगू की नेचर देखें आप, हमारे बड़े करीबी दोस्तों की कॉन्वॉयज पे जो हमला है उसकी सिक्योरिटी को लेकर क्वेश्चन मार्क्स उठा रहे हैं कि वो ऐसे नहीं हो रहा, वो वैसे नहीं हो रहा। एंड माइंड यू वो बातें मैं कर सकता हूँ, लेकिन फॉर द सेक मैं नेशनल इंटरेस्ट में बातें यहाँ पे नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे चीफ मिनिस्टर को नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल नहीं है। मेरा ख्याल है ये चीज ज्यादा कंसर्निंग उन लोगों के लिए जो लोग हुकूमत में इन लोगों को लेकर आए हैं, क्या किस किस्म के अकलमंद लोग लेकर आ गए, और जिनको ये भी शायद पता नहीं है कि कौन सी चीजें मुल्क के मफाद में अच्छी हैं और कौन चीजें मुल्क में मफाद में बुरी हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह से अगर आप अपनी टेररिज्म के साथ या टेररिस्ट पार्टी के साथ एसोसिएट करेंगे तो इसके तो 2 मतलब है, या तो आपकी टेररिस्ट पार्टी को आप समझते हैं कि वो भी इस तरह ही बात कर रही थी जिस तरह पीटीआई ने किया,
ये अभी समझते हैं कि ये पीटीआई इतनी बुरी पार्टी है कि जिसको आपको दहशतगर्दी के तुमरे में लाकर सबको फांसी देनी है। इन आइदर द केसेस इसकी परमिटेशन, इसका आउटकम बहुत खतरनाक है मुल्क के लिए। ये मुल्क को एक बिल्कुल डिसरे की तरफ या एक म्यूटनी की तरफ बचाने की कोशिश है, जिसको मेरा ख्याल है कि हमें बड़े लाउडली कंडेम करना चाहिए कि खा हमारे चीफ मिनिस्टर हो, खा हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, इस वक्त की हुकूमत नई नई इन्होंने अपनी कुर्सियां संभाली है कि ख्वाहिश होनी चाहिए कि मुल्क के अंदर यूनिट क्रिएट करें, बिकॉज वी नो देयर आर चैलेंजेस अराउंड द वर्ल्ड। टेररिज्म इज वन ऑफ देम। आपकी बिजली के प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइसेस बहुत और चैलेंज है, लेकिन टेररिज्म इज वन ऑफ दोज चैलेंजेस जिसके ऊपर मुल्क हमारा यूनिफाई होता है। और अगर आप इतने सीरियस मसला जो टेररिज्म है उसके अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी को इंटरमिडल कर देंगे, देन आई एम सॉरी, आपका मुल्क उसके अंदर भी एक जुबान होकर बात नहीं करेगा। लेकिन रमीज साहब, इसमें ये नहीं लग रहा आपको कि ये जो फियर है, पीटीआई फैक्टर, ये इतना ज्यादा सर चढ़ के बोल रहा है कि इनको लगता सिर्फ यही है कि इसको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने में ही इनका सर्वाइवल है, वगरना इनको पता है कि मतलब जिसकी बैकिंग के सर पे ये बैठे हुए हैं ऑन ग्राउंड पब्लिक में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हर जगह एक ही चीज को लेके मतलब इतनी सीरियस नेचर की उसमें भी आप जाके पीटीआई बैशिंग शुरू कर दें। वेल ठीक है, मे 9 हो गया, क्वेश्चनेबल है, आगे उसके हवाले से कमीशन की बात हर एक ने की है, कमीशन कॉन्स्टिट्यूट इस पे भी कर दें। जिस तरह आप जजेस में तो यू आर क्विक टू फॉर्म द कमीशन। जी जी सर, कोर्ट में बताया ना कि कोर्ट में आपने कौन सा एविडेंस रखा, कितनी सजाएं दिलवाई हैं। अगर आपने सजा, हाँ जी, वो गुजरांवाला में एक हुई है 51 जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनको सजा हुई है 5 साल की, अभी ऑलमोस्ट ईयर होने वाला है। तो पिंडी वाला केस भी देख लेना, पिंडी वाला केस देखे, कोर्ट के जो जज हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई आपका सब इंस्पेक्टर, आपका सिपाही जो है वो हत्या का केस आपका पिंडी का है, तो आप लोग क्रॉस में ऐसी कुछ चीजें कर लें। आप कह रहे हैं वहां पे सीसीटीवी कैमरा भी टूट गए हैं, तो आपका फिर एविडेंस कहाँ पे है? इतने फर्जी एविडेंस के ऊपर हम किस तरह सजा दे सकते हैं? नहीं, वैसे देखे मजाक तो उन्होंने बिल्कुल रमीज साहब, मजाक तो गवर्नमेंट ने खुद अपना बनाया है। मैं अभी पिछले प्रोग्राम में भी बात कर रहा था कि आप इवन सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, एक चीज ऐड कर दूं, एक चीज सिर्फ ये कि आप देख लेंगे पीटीआई की जो खवातीन हैं उनको बेल मिलती है तो पता चलता है कि मियांवाली में उनके 5 केसेस ओपन हो गए हैं, 3 केसेस गुजरांवाला में ओपन हो गए हैं, 2 केसेस फैसलाबाद में हो गए हैं, और वो मौजूद लाहौर में थी ऑन द गिवन डे मे 9। कोर्ट ने माफी दे दी, वो फिर भी लोगों को हाउस अरेस्ट करी जा रहे हैं, क्या बिगाड़ का। लेकिन अगर जिस तरह मैंने बोला ना, क्योंकि इसके अंदर देयर आर अदर पार्टीज, देयर आर अदर प्लेयर्स, तो शायद हम उनका नाम भी शायद ना ले सके, लेकिन एक ऐसी चीज जो मेरा ख्याल आपको पीएमएल के अंदर एक कॉमन थ्रेड नजर आएगा, वो ये है कि आप ये चीज नोटिस करें और इसको एक पेपर ट्रेल बनाना शुरू करें कि जब जब पीटीआई को लगता है कोई कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है या कोर्ट कोई उनके साथ इंसाफ कर रही है, तो आपको पीटीआई, पीपल्स पार्टी के और पीएमएल के लोग 9 मई की रात अलापते नजर आएंगे। जब जब इनको कोई बेल मिलेगी, जब जब इनको लगेगा तो पॉलिटिकल स्पेस या के मामले के अंदर तो थोड़ा सा जरा सबसाइड हो रहा है, ये साथ ही लेकर 9 मई का मंदिर देखने आ जाते हैं कि भाई 9 मई का क्या हुआ, क्या 9 मई की पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ने दें, क्या 9 मई की पॉलिटिकल पार्टी को कैंपेन करने दें। तो सर ये तो उनका परफेक्ट। तो इट मींस के वो जो 6 जजेस वाला मामला अब आया है, जिसके आने के बाद गवर्नमेंट पूरी तरह प्रेशर में नजर आ रही है, तो वंस अगेन ये एपेक्स कमेटी में भी जो 9 मई का राग अल्पाना था, ये उसी का ही रीजन है। ये जो अभी इन पे लग रहा है कि जो कोर्ट फ्री होने जा रही हैं, आजाद होने जा रही हैं इन रियल टर्म्स। I do not agree with the notion कि कोर्ट आजाद हो सकती है। देखिए, जहाँ पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान did not bother कि वो उस पर सुओ मोटो एक्शन ले, जब उनको पता लगा कि जनाब 6 जजेस का खत आया, उन्होंने पहले कमीशन की तरफ बात देखे थे। अगर इतना प्रिंसिपल पोजीशन होती तो मेरा ख्याल है माय चीफ जस्टिस, माय ऑनरेबल चीफ जस्टिस should have taken cognizance of the entire matter और कहते हैं कि भाई सुओ मोटो बुलाएंगे और इस केस को रिजॉल्व करेंगे। ये तो बात है उंगलों में मटी चाटने के लिए पता चला कि जनाब लीगल फ्रेटर्निटी भी इस मामले को लेकर खिलाफ हो गई है। एंड माइंड यू, हमारे जितने करीबी दोस्त हैं मीडिया के अंदर जो शायद पैराग्लाइडर थे, पैराशूटर थे, वो इस डिसीजन को, कमीशन के डिसीजन को डिफेंड करने के लिए आ गए थे। इसका मतलब ये वो सारी जो मशीनरी लगानी थी इस कमीशन के डिसीजन को डिफेंड करने के लिए या एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कि 6 जजेस ने कितना बड़ा जुल्म किया है, और असमा बुखारी की फिर स्टेटमेंट सामने आ गई, हमारे जो मेजर मिनिस्टर है, कि इस वक्त की लेटर क्यों निकला था, क्यों नहीं निकला, जब पीएमएल के साथ जुल्म ज्यादतियां हो रही थी, तो मेरे पहले पॉस्चरिंग आ गई थी। ये तो चेंज ऑफ हार्ट नहीं हुआ, ये मजबूरी का नाम, ये आपको सुओ मोटो रखना पड़ा है। अदरवाइज दैट वाजंट अ मैटर ऑफ चॉइस फॉर काजी बारीसा।
तो ये 6 जजेस से कितना तो चेंज आ जाएगा। हाँ, इतना जरूर चेंज आ जाएगा कि जो पहले बात बदौरे बाजू बनवाई जाती थी, अब उसके अंदर थोड़ी सी तरह लेदे हो जाएगी, थोड़ा सा सॉफ्टन अप हो जाएगी, थोड़ा सा बैठ की बात हो जाएगी। लेकिन आप चेंज होगा, चेंज नहीं होगा। राइट, लेकिन आप ये देखें कि 6 जजेस ने एक जो और पर्टिकुलर पॉइंट रेस किया था ना, वो ये किया था कि ये जो मेडलिंग इन द जुडिशियल अफेयर्स, या जो उनको उनके ऊपर प्रेशर है कि हमने डिजायर्ड रिजल्ट्स या वर्डिक्ट्स मुख्तलिफ केसेस में देने हैं या किसको क्या करना है, वो उन्होंने कहा कि ये कोई ये नहीं है कि कुछ 6 महीने तक चला है या 1.5 साल तक चला है, वो कह स्टिल कंटिन्यू है। तो मीन इसके बाद शायद उसको कंटिन्यू रखना थोड़ा मुश्किल तो होगी ना, इतना आसान तो नहीं हो मुझे जाएगा। जुबैर साहब ये बताइएगा, मैं तो बिल्कुल ही कानून को नहीं जानता। पिछले 1-1.5 साल के अंदर कानून कितनी बार टूटा। पंजाब के इलेक्शन को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है, सेंटर के इलेक्शन को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है, पंजाब के बजट को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है, पॉलिटिकल फ्रीडम पॉलिटिकल स्पेस को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बार टूट सकता है और मेरे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है वो शायद इस चीज को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है, तो फिर आज मैं कैसे मान लूं कि अब ये 6 जजेस की फरियाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की ब्रीच से ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो आई थिंक रमेश साहब, ये भी तो मुमकिन है कि अब काजी फैज ईसा साहब के हाथ में सब कुछ ना रहे ना, जब आप फुल कोर्ट बना देंगे, बाकी जजेस भी तो हैं उसमें, और बाद में जो उसके वर्डिक्ट आता है, अगर वो कोई जिसे कहने के अनप्रेसिडेंट किस्म का कोई फैसला कर देते हैं और उसको साथ में कहते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करें और हम ये देखेंगे कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, गवर्नमेंट ऑफ द टाइम को अगर आप नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट को भी हम आपको भी लटकाएंगे, या इसमें एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट के कुछ लोग अपने ही लोग इसमें एक्सपोज हो जाते हैं या इन्वॉल्व पाए जाते हैं। जस्ट ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बता रहा हूँ, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट सीधी हो जाती है। या वो प्रेशर को छोड़ेंगे, ये सारी चीजें कहाँ से शेयर होती हैं। अगेन मैं फिर बोलूंगा कि मैं को भी डिस्कस नहीं करूं, लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि स्केपगोट शायद बनाया जा सकता है, स्केपगोट बड़े इंसिडेंट में बनता भी होता है, लेकिन अगर स्केपगोट भी बनाना होता, मैं आपको सिर्फ एक केस इन पॉइंट कोट कर रहा हूँ और उस केस इन पॉइंट से भी डिटर्मिन करें कि इस केस का आउटकम क्या होगा। जिस केस के ऊपर ये सारा बिल्ड हुआ है वो केस है रिटायर्ड जस्टिस शौकत सिद्दीकी का। आप बताएं उस केस के अंदर कितना प्रूव किया गया और कितना किसको सजा दी गई। किसी को प्रूव करके सजा दी गई, किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एफिक्स की गई, और अगर वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एफिक्स नहीं की गई तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की टाप ऑन द रिस्ट देके भाई खबरदार दोबारा से नहीं करना, बाद में यहाँ से नहीं अच्छा नहीं होगा, छोड़ देंगे इसको। सर जब मुखालिफ बंदा तगड़ा होना फिर सजाएं नहीं होती है, फिर बैठ की बात हो जाती है। ये तो जब मुखालिफ बंदा अनआर्म्ड हो, सिविलियन हो, फिर कोर्ट को भी गुस्सा आता है, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होती है, 6 महीने की सजाएं भी होती है, बामुशक्कत भी होती है। यहाँ पे मामला ये है कि जिनको उन्होंने टेक ऑन करना है वो शायद इससे भारी। राइट हम एपेक्स कमेटी की मीटिंग से चले थे। एपेक्स कमेटी में एक और अभी इन्होंने किया कि जी जो फैसलाबाद में वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें यंग बॉय की, आपको पता है, ही लॉस्ट हिज लाइफ, जो स्ट्रिंग है उसकी काइट की, तो उससे उसकी डेथ हुई। मरियम बीबी वहाँ पे गई और उन्होंने कहा जी कि मैं गई और ये जो मेटल थी वो बेसिकली जो वो डोर नहीं थी, वो इट वाज ए मेटल, और ये मेटल आई थी केपी से। तो एपेक्स कमेटी की मीटिंग में आप इस इंसिडेंट को ज़रूर बात करें, आप कंडेम भी कर सकते हैं और अपने मेजर्स भी आप बता सकते हैं हमने केस को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ किया। लेकिन ब्लेमिंग द केपी गवर्नमेंट लेड बाय अली अमीन गंडापुर ऑफ पीटीआई। मैं ये समझता हूँ कि पीएमएलएन शुड बी हैप्पी कि पीएमएलएन को अपने जैसे कमजोरों से मुकाबला नहीं पड़ा, क्योंकि इस तरह से रेशियल प्रोफाइल करने की कोशिश की थी पठानों को इन्वॉल्व करके पीटीआई की सपोर्ट के साथ, और बाद में ये कह गई कि इनमें से बहुत सारे पठान जो है वो अफगानी थे। दिस वाज अ वेरी डेंजरस गेम टू प्ले। लेकिन चले इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतनी पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मुजाहरा किया कि उस चीज को प्ले अप नहीं किया, वरना इन्होंने तो आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये काम तो ये मेहनत पेशेंट होगा हिसाब से कर रहे हैं, बल्कि पिछले 9 महीने के वाकई के बाद भी ये तवज्जुह से काम कर रहे हैं, कभी पठानों पे और कभी होगा। तो हमारे जो अब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान और इंटीरियर के केयरटेकर मिनिस्टर थे, उनके स्टेटमेंट भी मौजूद है कि अफगानी को क्यों निकाला जा रहा है, उस पर आगे फिर एक बड़ी अफसोसनाक स्टेटमेंट थी। तो मेरा ख्याल है कि जो जब आप लोगों को इंस्टॉल करते हैं ना, से बुला के ड्राइंग रूम से बिठा के डिस्कशन करने के बाद, इसी किस्म के तोहफे हमें मिलते हैं। रमेश साहब, इसमें आपसे आखिरी क्वेश्चन यही है कि क्या पीएमएल नून की गवर्नमेंट बोथ इन द सेंटर एंड पंजाब
ये पीटीआई फोबिया से निकल के सिर्फ गवर्नेंस की तरफ आएगी, आम पब्लिक को रिलीफ देने के हवाले से इनका सिंगल पॉइंट कोई एजेंडा आएगा हमारे सामने कि हम डेली बेसिस पे पीटीआई बैशिंग ही देखते रहेंगे एट द हैंड्स ऑफ द रूलर्स, या उन्हीं का फोबिया ही देखते रहेंगे? मेरा ऐसा ख्याल है कि आज भूपेंद्र भाई ने फैसला किया है कि जब तक भाई पत्ता नहीं होता आप नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं आपकी दिस इज वेरी पॉलिटिकल क्वेश्चन। मेरा ख्याल है दे डोंट हैव पॉलिटिकल और द इकोनॉमिक स्पेस टू डिलीवर एनीथिंग टू दिस। शायद मेरे ख्याल में जितने मिनिस्टर से मिला हूं पंजाब के एंड आज मुझे सारे काम करते नजर आए हैं, सारे चाहते हैं कि वो मरीम नवाज चीफ मिनिस्टर को कुछ ना कुछ नया आइडिया प्रेजेंट करें, व्हिच आई थिंक इज अ वेरी हेल्दी एक्सरसाइज कि अगर आप मिनिस्टर को की एक्टिविटीज में डालें। लेकिन वो सम ऑफ रीजन हमारी जितनी पॉलिटिकल क्लास है वो शॉर्ट टर्म गेम से आगे निकल नहीं पाते। उनके ख्याल में हर चीज जो है ना वो इलेक्शन विन करने के लिए होती है, और इलेक्शन विन करने के लिए कोई लॉन्ग टर्म एक्टिविटी नहीं होती है। और जहाँ तक बात चीफ मिनिस्टर की होता है तो चीफ मिनिस्टर मेरे ख्याल यही आटे की बोरियों पे और चंदे की बोरियों पे मार्केट की पिक्चर लगा के इसका अगर इनको लगता है कि हो सकता है वो, वरना ऑनेस्टली मेरे ख्याल से मिनिस्टर के पास टर्म्स ऑफ फिजिकल स्पेस कुछ बहुत करने की गुंजाइश है। और जहाँ ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात है तो सर ब्यूरोक्रेसी से जो मुस्तफीद होकर यहाँ तक पहुंचे हैं, सीडी को किसको करेंगे तो खुद यहाँ तक के अलावा के अंदर कोई तब्दीली लाना इम्पॉसिबल। जी जी, राइट। थैंक यू रमीज आपके ज्वाइन करने का, थैंक यू वेरी मच। और नाजरीन, लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द पीपल। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड।